हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमने हमारे प्रीवियस एपिसोड के अंदर पढ़ा था अबाउट रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, कौन से फैक्टर्स रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कि रेजिस्टेंस को अगर कंबाइन करा जाए, मोर देन टू रेजिस्टेंस को अगर हम जोड़ें, टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस को अगर हम कंबाइन करें, उनका कनेक्शन करें, तो उससे इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आता है सर्किट का। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं किस किस टाइप से हम रेजिस्टेंसेस को जोड़ सकते हैं। तो देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो देखिए रेजिस्टेंसेस के कौन कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं। हम मेनली दो कॉम्बिनेशन इसके अंदर पढ़ेंगे, एक होता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है समझते हैं एक सर्किट डायग्राम की हेल्प से। हम तीन रेजिस्टेंसेस को का एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस है ये वाला R2 और एक रेजिस्टेंस है ये वाला R3। इसको हमने सर्किट में जोड़ दिया। अब इस सर्किट के अंदर आप इसको देख के इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये जो है वो किस में है, सीरीज में है। अब आप इस सर्किट में इजीली देख पा रहे हो कि ये जो एक रेजिस्टेंस के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास है। अब इसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल तरीका क्या है कि जब हमारे पास सर्किट्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, मिक्स सर्किट आते हैं, तब हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे क्या कि वो सीरीज में है या वो अपने पास पैरेलल में है। तो देखो इसका क्या मेथड है कि यहाँ पर आप देखो ये वाला रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल है और ये इसका सेकेंड टर्मिनल है, ये इस रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल है और ये इसका सेकेंड टर्मिनल है, ये इस रेजिस्टेंस का फर्स्ट और ये इसका सेकेंड। तो इसमें देखो हमारे पास क्या है कि इस फर्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल बैटरी के हायर पोटेंशियल के साथ या बैटरी के एक टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, और जो उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनल वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के साथ, उसका नेक्स्ट टर्मिनल उसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस के साथ, और जो लास्ट टर्मिनल हमारे पास बचता है वो बैटरी के अनदर टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने का जो सबसे मेन अपने पास मेथड है वो क्या है वो हम समझते हैं कि कब हम बोलेंगे कि जो रेजिस्टेंसेज हैं वो किस में है, सीरीज में है। कि हमें पता है कि सर्किट के अंदर प्लस टर्मिनल से करंट निकलता है, यहाँ से ये करंट निकलेगा और करंट की डायरेक्शन होगी इधर आई जो करंट जा रहा है। तो बेसिकली करंट है क्या है, तो चार्ज ही कि पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज आ रहा है। तो यहाँ से क्या जो चार्ज निकल रहा है वो यहाँ पे अपने पास आके खड़ा हो गया कि भाई मैं कहाँ जाऊँ। तो उसको से सामने देखा, उसको कितने रास्ते दिखाई दे रहे हैं। आप 5 सेकंड के लिए स्क्रीन पॉज करो और खुद से सोचो कि उसके पास कितने रास्ते हैं सामने जाने के। अगर आपका आंसर है 1 तो सही है, और अगर आपका आंसर है 3 तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज पहुंचा उसको सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, उस रास्ते के अंदर 3 खड्डे हैं। एक ये खड्डा है, एक ये खड्डा है और एक ये खड्डा है। मतलब उसके पाथ में वो क्या है, ऑब्स्ट्रैक्शंस हैं जो उसको रोकने की ट्राई करेंगे या उस करंट की वैल्यू को डिक्रीज करने की ट्राई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंसेज हैं। ये उसके रास्ता एक ही है, रोड एक ही जा रही है, बट उसमें खड्डे 3 हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो करंट जाएगा उसके पास एक ही पाथ है, और हमें पता है जो जितना करंट टोटल निकलता है, जितना टोटल चार्ज यहाँ पे आएगा उतना लास्ट में पहुंचेगा। तो क्या सारा का सारा चार्ज यहीं से फ्लो करेगा, मतलब इसमें से भी आई, फर्स्ट रेजिस्टेंस में से करंट कितना निकलेगा आई, फिर ये इस खड्डे में जाके वापस बाहर आएगा तो इसमें से भी कितना आई, और यहाँ से भी कितना आएगा आई। और इस टाइप से जो तीनों रेजिस्टेंसेस के ऊपर हमारे पास आई की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो सबसे बड़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो यही है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट जो रहता है वो सेम रहता है। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या चीज सेम रहती है, आई की वैल्यू सेम रहती है सभी रेजिस्टेंसेस के ऊपर। ये इसकी रियल पहचान है, रियल आइडेंटिफिकेशन है, जिससे हम कह सकते हैं कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है। अब सेकंड जो बात आती है कि वो आती है हमारे पास पोटेंशियल के बारे में, कि हम पोटेंशियल के बारे में क्या बोलें कि इसके ऊपर पोटेंशियल कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। तो अगर मैं मानूं ये 20 वोल्ट की बैटरी है, मैं एज्यूम कर लेता हूं, तो देखो बैटरी है क्या, पोटेंशियल क्या था, वर्क डन फॉर पर यूनिट चार्ज,
कि पर यूनिट चार्ज के लिए कितना वर्क फ्लो करने में कितना वर्क अपने को क्या करेगा, तो ये पोटेंशियल है। अब होता क्या है, इसकी कहानी सुनते हैं अपने। अब हमारे पास चार्ज क्या है कि अगर ये V वोल्ट की बैटरी है, इसको मैं एक एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूँ कि ये V मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि अपने पास है ये, आप ले लो इसको 100 वोल्ट ले लिया फॉर एग्जांपल। अगर ये 100 वोल्ट है तो ये इसका पॉइंट, बैटरी का मीनिंग क्या होता है कि वो अपने दोनों टर्मिनल्स के बीच में उतने का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। कि इसका मतलब अगर ये 100 वोल्ट की बैटरी है तो इसके दोनों साइड्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो कितना होगा 100। अगर मैं इस टर्मिनल को, और हमें पता है कि जो नेगेटिव है वो लोअर पोटेंशियल है और जो प्लस है वो हायर पोटेंशियल है, अगर मैं इस टर्मिनल को 0 एज्यूम कर लूं तो दोनों साइड में जो डिफरेंस रहना चाहिए वो 100 का, तो ये वाला पॉइंट 100 पे हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे 100 और यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो, बीच में की पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो 0। अगर अब यहाँ पे कैसे कैसे, अब जरूरी नहीं है कि अपने पास ये 0 और 100 ही हो। अगर मैं इसको 10 एज्यूम करूं तो 100 के डिफरेंस के साथ ये कितना हो जाएगा 110। अगर मैं इसको -10 एज्यूम कर लूं तो 100 के डिफरेंस के साथ ये कितना हो जाएगा 90, क्योंकि 90 और -10 के बीच का डिफरेंस भी कितना होता है 100 वोल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रहनी चाहिए, अक्सर बच्चों को ये बातें नहीं पता होती कि रेजिस्टेंसेस के अंदर पोटेंशियल को कैसे देखा जाता है। तो बिल्कुल फील करके चलना है कि हमारे पास है क्या। अगर इस पॉइंट पे 0 है तो इधर कितना होगा 100, क्योंकि जो करंट है, जो चार्ज है, वो बिल्कुल आप ये मानो वाटर की तरह फ्लो करेगा। कि वाटर में अपने पास क्या होता है कि हमें पता है कि जो वाटर है वो कहाँ जाता है, कि अगर यहाँ से पानी जा रहा है तो वो हायर लेवल टू कहाँ जाएगा, लोअर लेवल ही जाएगा। नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जा सकता, बट ऊपर से नीचे अपने आप आ सकता है। इसीलिए जो हमारे पास करंट है, करंट भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। और इसलिए जो चार्ज को फ्लो, अगर हमारे पास दो लेवल इक्वल हैं, ठीक है, तो पानी क्या है कि इक्वल लेवल के ऊपर, कि अगर मान लो आपके पास एक बकेट है, ठीक है, और इन दोनों बकेट के अंदर जो वाटर है वो क्या है, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, अब अगर मैं इनके बीच में पाइप लगा दूं तो क्या किसी भी डायरेक्शन में पानी फ्लो करेगा? कि इसका जो लेवल है वाटर का और इसका जो वाटर का लेवल है वो बिल्कुल इक्वल है, तो क्या कहीं पे भी वाटर फ्लो कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनका लेवल क्या सेम है। इसीलिए जो करंट है, करंट में भी हमें पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, और वो ये डिफरेंस क्रिएट करने का काम ही कौन करता है? बैटरी। इसीलिए तो बिना बैटरी के करंट फ्लो नहीं हो रहा। अगर ये बैटरी ना लगाऊं तो क्या यहाँ पे कोई करंट होगा? नहीं होगा। अगर हाँ एक साइड को हायर रखा, एक साइड को लोअर रखा, वही पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? बैटरी। तो पहले तो हमें बैटरी का वर्क पता होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है। अब बहुत मस्त कहानी है यहाँ पे। अब हम इसको 0 और -10, 0 और 100 वाले एग्जांपल से ही समझेंगे। आप इसको छोड़ दो कि हम मान लेते हैं 100 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 0 वोल्ट है और यहाँ पे 100 वोल्ट है, सॉरी, ठीक है। अब ये चार्ज मस्त यहाँ खड़ा था, ठीक है, कटोरा लेके, ठीक है, इसके कटोरे में कितना था? 0। चार्ज भागा, बैटरी के पास आया, बैटरी ने दे दे रे बाबा, दे दे रे बाबा, क्या दे दिया? 100 दे दिया। 100 दे दिया, चौड़ा हो गया, यहाँ आके खड़ा हो गया, मेरे पास तो 100 है, 100 है। अब इस रोड पे आया, जैसे जैसे आगे चला तो पहले ही खड्डे में गिरा, कितना मान लो फॉर एग्जांपल कितना यूज हो गया, क्योंकि इसने क्या दिया, बेसिकली उसको एनर्जी दी, उसके कटोरे में एनर्जी डाल दी, उसको रेड बुल पिला दी, वो भाग रहा है मस्त। अब भाग रहे तो खड्डे में बार बार गिर रहा है, उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। अब जब ये यहाँ से 0 से बैटरी को पार करके आया तो बैटरी क्या थी? डोनर थी, क्या थी? ले जा, रेड बुल पी, मस्त रहे। उसने 100 वोल्ट इसको दिया। अब 100 वोल्ट है, बीच में कोई खड्डा नहीं आया, कहीं पे बैटरी इसकी एनर्जी की वेस्टेज नहीं हुई। यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे चार्ज के पास 100 ही रहा। अब पहला खड्डा आया, पहले खड्डे में गिरा, कुछ ना कुछ वहां पे क्या होगा? एनर्जी का लॉस हो गया। यहाँ 100 था, अपने एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि इसका जो यूज हुआ, इस खड्डे के अंदर इसका 40 वोल्ट का लॉस हो गया, यहाँ पे 40 वोल्ट गिर गया। ठीक है, यहाँ पे 40 वोल्ट गिरा तो सोचो कि अगर 100 लेके चला था, 40 वोल्ट इस खड्डे में गिर गया तो बाहर निकलेगा तो कितना रह जाएगा? क्या मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल 60 वोल्ट बोल सकता हूं? तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? वो ये है 40 वोल्ट।
क्योंकि बहुत बच्चे इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि ये जो अपने इसके ऊपर V लिख रहे हैं वो लिख क्या रहे हैं। कभी पोटेंशियल नहीं लिखा जाता, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाता है कि उस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितने हैं। ये बात हमें ध्यान होनी चाहिए। जब ये इस पॉइंट को मैं एज्यूम कर लेता हूँ A और इसको एज्यूम कर लेता हूँ B। अब इस पॉइंट से A से B पहुंचा तो 40 वोल्ट यहाँ पे इसका ड्रॉप हुआ। अब B से जब ये इस खड्डे में आगे जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कोई खड्डा नहीं है। अगले खड्डे के पार जब ये पहुंचेगा C पॉइंट पे तो फिर से इसकी एनर्जी का लॉस होगा। अब यहाँ पे जो एनर्जी का लॉस हुआ वो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो यहाँ पे कितना था 40, यहाँ पे हो गया इसका 50 वोल्ट का लॉस। ठीक है, कितना गिर गया इसके ऊपर 50 वोल्ट। हर मतलब 1 कूलम चार्ज ने कितना गिरा दिया, 50 वोल्ट यहाँ गिरा दिया। 40 वोल्ट यहाँ यूज हो गया, 50 वोल्ट यहाँ यूज हो गया। तो 40 और 50 टोटल कितना गिरा चुका है 90। अब क्या हो गया, सी पॉइंट पे पहुंच गया। अब आगे गया, आगे फिर खड्डा आ गया। अब बचा कितना इसके कटोरे में 10 बचा। तो 10 बचा तो वो 10 का 10 कहाँ गिरा के आ गया, ये 10 वोल्ट यहाँ गिरा दिया। अब 10 वोल्ट गिरा दिया, खाली हाथ आ गया फिर से। कहाँ पे, यहाँ 0 तो यहाँ पे भी कितना 0, और होना भी चाहिए था क्योंकि इन दोनों के बीच में लेवल क्या रहेगा सेम, क्योंकि बीच में कोई खड्डा नहीं है। अगर खड्डा नहीं होता तो यहाँ पे अगर इसका एनर्जी लेवल, अगर इसके पास क्या पोटेंशियल का लेवल 0 है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है इसका मेथड। तो इस टाइप से जो हमारे पास चार्ज क्या फ्लो करता है, चार्ज में हम अगर करंट ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन आप ये मान सकते हो कि करंट की डायरेक्शन में। तो हुआ क्या, यहां से चार्ज अगर चला तो बैटरी ने उसको 100 दिया। 1 कूलम चार्ज को कितना दिया 100। वो 1 कूलम चार्ज चौड़ा हो गया, यहाँ पहुंचा 100 लेके। आगे जैसे ही भागा खड्डे में गिरा, खड्डे में 40 वोल्ट का फिर लॉस हुआ। अगले खड्डे में गिरा 50 का लॉस हुआ। अगले खड्डे में गिरा 10 वोल्ट का लॉस हुआ। तो अब आप बताइए, ये इसका जो है ये हुआ फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल का डिफरेंस। वो कितना हुआ V1। इसके ऊपर जो पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ वो हुआ V2, और इसका जो पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ वो हुआ V3। तो क्या इन पे पोटेंशियल सेम है? नहीं है। पोटेंशियल सेम हो सकता था एक कंडीशन में, अगर तीनों खड्डों का साइज बराबर होता। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है ना कि अपनी अपनी मर्जी से जितना मन करेगा गिरा देंगे। ये डिपेंड करेगा, जितना बड़ा खड्डा है उतनी ज्यादा हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। अगर तीनों खड्डों का साइज बराबर है तो तीनों पे सेम एनर्जी। अब यहाँ पे R1 R2 R3 लिया है, अगर ये तीनों अलग अलग वैल्यूज हैं तो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे मैं देख के बता सकता हूँ कि कौन सा खड्डा बड़ा होगा। आप स्क्रीन पोज करो 5 सेकंड के लिए और सोचो इनमें से कौन सा खड्डा सबसे बड़ा है। तो आंसर होना चाहिए R2, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी कहां वेस्ट हुई 50 वोल्ट यहाँ पे कितनी हुई 40 वोल्ट और यहाँ पे हुई 10 वोल्ट। तो सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये और उसके बाद। तो इस अकॉर्डिंग हमारा चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इसके अंदर डेरिवेशन हमें देखना है। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमें एक चीज ये समझ आ गई कि इसके अंदर जो आई है वो सेम रहता है। पोटेंशियल सेम हो भी सकता है और नहीं भी सेम हो सकता। तो पोटेंशियल हम बोलेंगे कि है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कि जितना इस बैटरी का पोटेंशियल था वो सभी रेजिस्टेंसेस के अंदर बट गया। अब हमें जो फाइंड करना है, अब हमारा पर्पस क्या है कॉम्बिनेशन पढ़ने का, हमें ये फाइंड करना है कि अगर मैं इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालूं तो वो कितना आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है कि देखो अपने बोलते हैं ना, तेरे जैसे 4 संभाल लूं, कि तू तेरे जैसे 4 आ जाए, चारों को निपटा दूंगा। तो वही इस सर्किट का काम है कि अगर यहाँ 3 रेजिस्टेंस है, 3 के बराबर एक रेजिस्टेंस आ जाए और वो तीनों का एक बराबर वर्क करे, तो उस वैल्यू को, कि हम किस वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाए कि वो तीनों के बराबर अकेला काम कर जाए, उसको बोला जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सिंपल फंडा क्या याद रखोगे, जितने रेजिस्टेंस है अगर इन सभी रेजिस्टेंस को हटा दूं और एक अकेला रेजिस्टेंस लगा दूं तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो हमारे पास क्या है R इक्विवेलेंट है। तो ये हमारे पास इसका एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट। अब इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास क्या होगा कि R1 R2 R3 इन तीनों को रिप्लेस करके मैं अकेला एक ही रेजिस्टेंस लगा दूं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट थे A B C D, तो ये क्या था D। तो अब A से D तक सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस मैं लगा रहा हूं और उसकी वैल्यू कितनी है R इक्विवेलेंट। तो अब हमें ये बताना है कि ये तीनों के बराबर अकेला काम करेगा। अब देखो रास्ता अभी भी वही है, पहले 3 खड्डे थे, इसमें से भी करंट आई गया था, इसमें से करंट आई गया था, तो इसमें से भी करंट आई गया था। तो 3 आई नहीं जाएगा, चार्ज उतने का उतना ही है, तो इसमें कितना जाएगा आई ही जाएगा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट सेम ही रहेगा। अब बात है कि इसने कितना खाया था। अब रेजिस्टेंस है क्या खड्डा, ठीक है, 3 छोटे खड्डे
यहाँ एक बड़ा खड्डा बन गया। क्या हो गया? आर इक्विवेलेंट, कि जितना इन्होंने मिलके खाया ये अकेला ही खा जाएगा। कि कैसे? इसने कितना खाया? 40 50 10। वैसे ही अगर मान लो ये V वोल्ट की बैटरी है तो इसने V1 खाया, इसने V2 खाया, इसने V3 खाया, और देखिए जो V1 V2 V3 का सम है 40 + 50 90 + 10, क्या वो टोटल पोटेंशियल के इक्वल है? तो अब यहाँ पे क्या है? V, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा V, अगर मैं इसको एज्यूम कर लूँ 0, अगर इसको V माने तो हमारे पास बीच में कोई जब रेजिस्टेंस नहीं आता तो वहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, तो मैं इसको भी V एज्यूम कर सकता हूँ और इसको 0। तो अब हम देखें कि इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? V - 0। तो मतलब ये अकेला ही कितना खा रहा है? V, जो किसके इक्वल होगा? V1 + V2 + V3 के इक्वल होगा। कि अगर यहाँ पे देखिए 100 वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ 100 आया था तो यहाँ 0 आया था। ठीक है, वही एग्जांपल आप यहाँ पे यूज भी कर सकते हो कि यहाँ पे कितना था हमारे पास? V = 100 वोल्ट, तो ये कितना था? V = 100 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 100 है तो ये पॉइंट 100 पे और ये वाला 0 पे, और अगर ये 0 पे तो ये वाला पॉइंट 0 पे, और ये कितना? 100, तो 100 - 0, तो ये कितना खा गया? V = 100 वोल्ट। ये जो ब्लू से लिख रहा हूँ ये एक एग्जाम्पल है, जनरल केस हमारा ब्लैक वाला है। ठीक है, अब हमें इसके लिए डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन करने का सिंपल फंडा क्या है कि जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसकी इक्वेशन लिख दो, डेरिवेशन हो जाएगा। कुछ भी नहीं, सिंपल एक चीज को माइंड में रखो, क्या? कि जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिवाइड हो रही है, उस चीज की इक्वेशन बना के चिपका दो, आंसर आ जाएगा। क्या क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? क्या जो टोटल करंट आई गया वो तो आई चलता ही चला गया? क्या वो चीज डिस्ट्रीब्यूट हुआ? नहीं हुआ। क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ? पोटेंशियल। जो टोटल V पोटेंशियल था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, V1 + V2 + V3। तो क्या मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं यहाँ पे V = V1 + V2 + V3? क्या इस इक्वेशन को लिख के मैंने कोई गुनाह किया? क्या कुछ गलत करा? नहीं, क्योंकि सेम है, होगा V1 + V2 + V3 किसके इक्वल? V के इक्वल। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, अब हमें इसको V को किस में कन्वर्ट करना है? I और R की फॉर्म में। अब मुझे V की हेल्प से R फाइंड करना है। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो पहले आप उसको जरूर देखो, उसके बिना आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे इस लेक्चर को। तो हमने ओम्स लॉ के अंदर पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास V = क्या होता है? IR, कि V = IR होता है। तो अगर मैं V1 के लिए फॉर्मूला लगाऊं तो I × R1, V2 के लिए लगाऊं तो करंट इसमें I × R2, V3 के लिए फॉर्मूला लगाऊं तो I × R3। तो मैं क्या लिख सकता हूं? सो V1 जो होगा क्या वो I R1 के इक्वल होगा, V2 जो होगा वो I R2 के इक्वल होगा, और V3 जो होगा वो I R3 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो कितना पोटेंशियल खा रहा है? V1, कितने करंट के साथ? I के साथ। सिमिलरली ये तीनों। अब मैं बोलूं V की वैल्यू पुट करनी है तो V कौन खा रहा है? क्या V R इक्विवेलेंट अकेला खा सकता है? कि जब तीनों के बराबर 1 लगा दो तो R इक्विवेलेंट V खा सकता है। करंट इसमें कितना? I। तो क्या यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ V = I R इक्विवेलेंट। अब बातों ही बातों में अपने हमें सारी वैल्यूज मिल गई, V की, V1 की, V2 की, V3 की, पुट कर दो, चिपका दो यहाँ पे इसकी वैल्यूज। अब इसकी वैल्यूज जब आप यहाँ रखोगे तो V की वैल्यू आ सकती है I R इक्विवेलेंट, V1 की वैल्यू I R1, इसकी वैल्यू I R2, इसकी वैल्यू I R3। बस बन गई बात। यहाँ I, इधर भी I तो जाने दो। ठीक है, अब ये I, यहाँ से कॉमन निकाला तो R इक्विवेलेंट = यहाँ से I को चलो निकाल ही देते हैं, कंफ्यूजन ना रहे आपको। R1 + R2 + R3, I से ये I कैंसल, R इक्विवेलेंट का जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो क्या आया? सिंपली R1 + R2 + R3 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, किसके लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ओके, तो अब ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं तो उसका जो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तीनों को सम कर दो, तीनों को ऐड कर दो, R1 + R2 + R3, तो आपके पास इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्या भाई, अगर एक एग्जांपल लूं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये कितने हैं? 2 और ये 3, तो 5 और ये 4 है, तो 5 + 4 9, तो आंसर क्या आ जाएगा? 9। तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली ऐड कर दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा।
अब हम बढ़ते हैं एक स्पेशल केस कि अब देखो जैसे ये 3 के लिए है तो कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, क्योंकि मैंने एग्जांपल में 3 लिया था, हम n रेजिस्टेंस ले सकते हैं। एक जनरल फॉर्म बना देते हैं हम इसकी कि इफ वी हैव n रेजिस्टेंसेस, वी हैव n रेजिस्टेंसेस ऑफ रेजिस्टर R1 R2 R1 R2 R3 so on Rn, देन R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस Rn। तो क्या सभी ऐड होते चले जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक जनरल फॉर्म बन गई। अगर 3 नहीं n हो, n का मीनिंग क्या है, इसमें कुछ भी आ सकता है, n इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 5 भी हो सकता है, जितने भी होंगे जोड़ते चले जाओ। तो एक फॉर्म बन गई हमारे पास जिसमें n की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। अब एक स्पेशल केस जो कि हमारी आगे की कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी बनाएगा। अब स्पेशल केस हमारे पास क्या है कि अगर ये सारे रेजिस्टेंसेस सेम होते, सभी रजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस है वो सेम हो, सभी के रेजिस्टेंस सेम हो, इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 सो ऑन Rn, ये सभी क्या हो, इक्वल हो किसके, और इक्वल मान लेता हूं एक नंबर R कि सभी की वैल्यू सेम है, कि इसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस, इस टाइप से n रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए और सभी की वैल्यू क्या है, सेम। देन तो उस कंडीशन में हमारे पास जो R इक्विवेलेंट है वो कितना आएगा, तो क्या R1 की जगह पे भी R आ जाएगा, R2 की जगह पे भी R आ जाएगा और R3 की जगह पे भी R आ जाएगा, और ये R कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली हमें देखना क्या है कि R प्लस R प्लस R प्लस R कितने टाइम्स चल रहा है, n टाइम्स चल रहा है। तो क्या डायरेक्टली मैं इसको ये लिख सकता हूं कि n इंटू R, मतलब R कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो n इंटू R कर सकते हैं, दैट इज अवर फॉर्मूला। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जो हमें इजी बनाता है, ठीक है, कैलकुलेशंस को, कि आप 2 प्लस 2 को, मतलब अगर आपके पास 10 रजिस्टर्स हैं, 2 2 2 ओम के 10 है, तो आप 2 प्लस 2 प्लस 2 10 टाइम्स करोगे, बेटर है कि आप क्या कर दो 2 इंटू 10 कर दो, आंसर तो 20 ही आना है। तो इसलिए तब अपने इस फॉर्मूला को यूज नहीं करते, उसी को ही हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देते हैं n इंटू आर। अब एक एग्जाम्पल दिया तो एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ कि मान लो आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं, सॉरी 5 रजिस्टर्स हैं 3 ओम के, 5 रजिस्टर्स 3 ओम के, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 5 टाइम्स करोगे तो 3 इंटू 5 आंसर शुड बी, आंसर क्या होगा हमारा 15 ओम होगा। तो ये था हमारे पास क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम देखते हैं इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको याद रखनी है, क्या होगा, आई की वैल्यू सेम रहनी चाहिए और पोटेंशियल क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो सबसे पहले हम इसमें भी देखेंगे कि पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, क्योंकि देखो अभी हम सीरीज और पैरेलल को इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं तो बड़े मजे से हम देख के अरे ये तो पैरेलल है ना, दिख रहा है, ये तो सीरीज है ना, दिख रहा है, बट जब कंबाइन होते हैं तब समझ नहीं पाते कि कहाँ सीरीज है कहाँ पैरेलल है। तो बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करो कि पैरेलल की क्या कंडीशन है और सीरीज की क्या कंडीशन है। तो देखिए ये हमारे पास 3 वोल्ट की बैटरी है, तो अभी से हम पहले पोटेंशियल लिखेंगे क्योंकि हमने बड़े प्रीवियस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमने किया है, पोटेंशियल को बहुत अच्छे से समझा है। तो ये हमारे पास V है, तो इसका मतलब ये V वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट कर रही है। तो अगर मैं इसको 0 एज्यूम करूं कि ये 0 वोल्ट है, देन आई कैन राइट इट V, ये कितना होगा, V वोल्ट होगा। अगर ये V है तो ये वाला भी हमारे पास पॉइंट कितने पे होगा, V पे होगा। अभी तक बीच में कोई खड्डा नहीं आया, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, तो ये भी कितना होगा, V होगा। अब ये V है, तो अब देखो अब ये 0 है, अब इधर से देखते हैं तो ये भी हमारे पास कितना होगा, 0। अगर ये 0 है तो ये भी कितना होगा, 0। अब देखो, अब अगर ये V है तो ये रेजिस्टेंस हम क्या, जो एक टर्मिनल है वो V पे कनेक्टेड है, दूसरा जो टर्मिनल है वो 0 पे कनेक्टेड है। सेकंड रेजिस्टेंस में भी जो ये एक टर्मिनल V पे कनेक्टेड है, एक 0 पे, थर्ड में भी एक V पे एक 0 पे। तो क्या इसके ऊपर जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना है, V माइनस 0। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है क्या वो V है। सेकंड पे अगर हम पोटेंशियल बोले V माइनस 0 तो यहाँ पे भी कितना है, V है। थर्ड में अगर हम बोले कि V और ये 0 तो यहाँ पे भी हमारे पास पोटेंशियल है वो क्या है, V है। अब देखो ये V और ये हमारे पास, V को थोड़ा अच्छा सा बना दे, ये भी क्या है, V है, और ये क्या है, V।
तो इसका मीनिंग जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज में हमने क्या देखा था, तीनों में करंट सेम जा रहा था, यहाँ पे तीनों पे पोटेंशियल सेम है, मतलब इन तीनों खड्डों पे भले ये खड्डे इक्वल हो या ना हो, पर इनके ऊपर जो पोटेंशियल का ड्रॉप है, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो वो पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा ही इनके ऊपर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा। तो ये हमारे पास कितने वी वी वी। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन की वो क्या है कि हमारे पास जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल भी नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर, इक्वल होता है किनके ऊपर, पैरेलल कॉम्बिनेशन के सभी रेजिस्टेंसेस के ऊपर। तो ये हमारी कंडीशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब हम बात करते हैं करंट की। अब एज्यूम करो यहां से जो करंट निकला, वो करंट निकला हमारे पास I, ठीक है। अब ये I करंट मतलब जो चार्ज है वो यहाँ आके खड़ा हो गया, इसने देखा वाह सामने तो तीन रास्ते हैं, तब तो तू उधर चल, तू उधर चल, तू उधर चल, कुछ चार्ज इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। क्यों? क्योंकि अब जब ये चार्ज यहाँ देखेगा तो इसको तीन रोड्स दिखाई दे रही हैं और हर रोड पे एक खड्डा है, ठीक है। तो अब ज़्यादा जो चार्ज है वो क्या होगा, वो उस रास्ते पे जाएगा जहाँ पे क्या होगी, खड्डा छोटा होगा। ऑब्वियसली भी हम भी तो कम मुश्किलें फेस करना चाहेंगे ना, कि जहां ज्यादा मुश्किलें हैं उस बात को क्यों चूज करेंगे, जहां कम मुश्किलें उसको चूज करते हैं। तो ये क्या है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ करंट क्या जाएगा, ज्यादा जाएगा। ये अपने पास I2 और इस टाइप से I3। तो जो टोटल चार्ज होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कि अगर यहाँ पे 1 सेकेंड में I क्या होता है, रिकॉल द फर्स्ट लेक्चर कि हमारे पास जो I होता है, I क्या होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड फ्लोइंग इन द 1 सेकेंड। कि जो 1 सेकेंड में चार्ज आ रहा है, अब 1 सेकेंड में मान लो यहाँ 100 था, तो उसमें से मान लो 40 यहाँ 50 यहाँ चला गया, 40 यहाँ चला गया, 10 यहाँ चला गया, तो उसको 3 पाथ्स मिल गए, तो 3 पाथ्स के अंदर अलग अलग चला गया। अब ये I1 यहाँ से बढ़िया मस्त घूमकर यहाँ पे आया, यहाँ पहुंचा, ये यहाँ से सीधा सीधा चला, I2 यहाँ पहुंचा और यहाँ I3। अब इन तीनों का जो बिछड़न हुआ था अब वापस क्या होगा, मिलन होगा, ठीक है। जो बेचारे ये तीनों बिछड़ गए थे 3 अलग अलग रास्तों पे, यहाँ पे फिर से जंक्शन मिल गया इनको, और I1 प्लस I2 प्लस I3 टोटल करंट फिर से कितना हो जाएगा, I। ये जो पहले I करंट यहाँ आया था ये 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, I1 I2 I3। अब फिर से ये क्या हो गया, कंबाइन हो गया, टोटल करंट क्या आया, I। और कहानी फिर से वही, ये जो चार्ज है यहाँ कितना लेके आएगा, 0, फिर किसके पास जाएगा, उसके बाद दे दे रहे कुछ, दे दे रहे कुछ, ये क्या करेगा, इसको V दे देगा, V देके वापस ये चार्ज यहाँ पे V, अब फिर से 3 खड्डे हैं, V तीनों यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया और वापस से कितना आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अब आपको बताया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग होता है, कि अगर ये 3 रेजिस्टेंस हैं तो इनको हटा के हम एक सिंगल रेजिस्टेंस अगर लगाएं तो वो कितने का लगेगा, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को मैं A एज्यूम कर लेता हूं और इस पॉइंट को मैं B एज्यूम कर लेता हूं। अब A और B के बीच में 3 रेजिस्टेंस है, मैं चाहता हूं कि इन तीनों की जगह पे एक ही रेजिस्टेंस लगाया जाए। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाते हैं, उसके अंदर हम एक ही रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, ये पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट है B, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से, सेम उसी का इक्विवेलेंट बनाना है। तो उतने ही वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी को यहाँ कंबाइन कर दो, यहाँ लगा दी की, और ये क्या बन गया, आपका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब यहाँ पे आप जो रेजिस्टेंस कितना लगाना है वो हमें चेक करना पड़ेगा, हम लिख देते हैं R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट कितना होगा, उसका R1 R2 के साथ R3 के साथ क्या रिलेशन बनेगा वो हमें देखना है। ओके, तो अब देखते हैं कैसे। अब एक चीज याद करो, मैंने आपको क्या बोला था, जब भी डेरिवेशन करना है क्या चीज माइंड में रखनी है, जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसकी इक्वेशन चिपका दो, डेरिवेशन होता चला जाएगा। 2 चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, एक क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट हुई है और सेकंड ओम्स लॉ। अगर ओम्स लॉ क्या है, सिंपल V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्यों? क्योंकि क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट हुई, ये I 3 पार्ट्स में गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो क्या टोटल I 3 में गया है, तो ये इक्वेशन सही है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब मुझे क्या करना होगा, I आ गया, अब I को किसी भी तरीके से R में लेके आओ, मतलब हमें लॉजिक पता होना चाहिए कि हम अगला स्टेप क्यों कर रहे हो, तो कभी नहीं भूलोगे। I है, मुझे I से मतलब नहीं है, मुझे क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट। अगर R इक्विवेलेंट निकालना है तो R में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो कन्वर्ट करो। तो बाय ओम्स लॉ
ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम बाबा बोलते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इनकी बात कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब मुझे वैल्यू चाहिए I की, देन आई कैन ऑल्सो राइट I इज इक्वल टू V बाई आर। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो इस रिलेशन को अब हम इन तीनों के ऊपर अगर अप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट वाले के अंदर जो I1 है इस पे पोटेंशियल कितना V, रेजिस्टेंस कितना R, तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। ओके, तो I1 का फॉर्मूला है V अपॉन R1, I2 का फॉर्मूला है V अपॉन R2 और I3 का फॉर्मूला है V अपॉन R3। अब यहां से हमें क्या देखना है कि अगर V की वैल्यू निकालनी है, सॉरी टोटल I की वैल्यू, अगर इसमें I गया वो ये 3 पार्ट्स में गया तो इन तीनों ने I1 I2 I3 मिलके लिया। अब ये अकेला कितना करंट ले लेगा, क्या इसमें से टोटल करंट I फ्लो कर जाएगा, क्योंकि एक ही है, एक ही रास्ता है, तो I का I इसमें गया। तो इसके लिए मैं क्या रिलेशन लिखूंगा कि टोटल I कौन से रेजिस्टेंस में से जा रहा है, इसमें से। ये V वोल्ट की अगर बैटरी है तो सारा का सारा अकेला ही खा जाएगा ये V का V। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। ओके, तो ये हमारे पास रिलेशंस बन गए। अब इन्हीं रिलेशंस को आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। आप इसको लिख भी सकते हो इक्वेशन फर्स्ट। ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 I2 I3 एंड I इन द इक्वेशन फर्स्ट वी गेट I की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R इक्विवेलेंट। I1 की वैल्यू है V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब यहां से खच 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 V को उड़ा दो, तो यहां पे क्या बनेगा कि V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V को कॉमन ले लिया तो V से V गया, ये तो गया, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, तो हमारे पास अब रिलेशन आ गया। तो आप देख सकते हो उसमें क्या रिलेशन था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें जो R इक्विवेलेंट है उसका रेसिप्रोकल बाकी रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के क्या होता है, इक्वल। वहां सीधा सीधा ऐड करना था, यहाँ उल्टा उल्टा ऐड करना है, ठीक है। मतलब वहां R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज के लिए। पैरेलल में क्या होगा, पहले R इक्विवेलेंट को उल्टा कर दो, मतलब 1 अपॉन में ले आओ, उसका रेसिप्रोकल कर दो, फिर R1 का रेसिप्रोकल, R2 का रेसिप्रोकल और R3 का, उनके रेसिप्रोकल का सम जो होगा वो R इक्विवेलेंट के रेसिप्रोकल के क्या होगा, इक्वल होगा। अब जैसे लास्ट वाले में करा था, तो अगर फॉर n रेजिस्टेंसेस अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, फॉर n रेजिस्टेंस, अगर सिमिलरली ऐसे n रेजिस्टेंसेस अगर जुड़े हुए हैं तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आई कैन राइट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 सो ऑन 1 अपॉन Rn। तो ये हम किसके लिए लिख सकते हैं, फॉर n रेजिस्टेंसेस। अब सेम हम इसके अंदर स्पेशल केस भी लिख सकते हैं। स्पेशल केस के लिए आपको क्या बढ़ाया था कि अगर सभी रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस सेम हो, अगर मैं n रेजिस्टर्स को ऐड करूं, कि n रेजिस्टर्स कनेक्ट कर दूं, तो हमारे पास एक स्पेशल केस क्या है, इफ वी हैव R1 is equal to R2 is equal to R3 so on Rn is equal to R, कि अगर सभी रेजिस्टेंसेस क्या हैं, सेम हैं, तो हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R, क्योंकि R1 की वैल्यू भी R है, R2 की वैल्यू भी R है, तो कितने टाइम्स चलेगा ये कहानी, n टाइम्स। कितने रेजिस्टेंसेस हैं, n, तो 1 अपॉन R 1 अपॉन R, तो 1 अपॉन R कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा। सो आई कैन राइट 1 अपॉन R कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो क्या बन गया n इंटू 1 अपॉन R। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया, n बाय R। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n बाय R आया। तो आप देखो सिंपली, अगर R को इधर ले जाऊं, n को इधर ले जाऊं, R इक्विवेलेंट को इधर ले जाऊं, या सिंपल समझो दोनों को उल्टा कर दो, दोनों को पलटी मार दो, तो क्या बन जाएगा, R इक्विवेलेंट ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा।
तो आर इक्विलेंट अपॉन में 1, तो अपॉन में 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो आर और इसको उल्टा करेंगे तो आर ऊपर एन नीचे, तो मुझे फाइनली किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आर इक्विलेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, अगर इसको मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ कंपेयर करूं तो क्या बोल सकता हूं, वहां हमारे पास था n इंटू आर, यहाँ क्या है r अपॉन n, मतलब वहाँ r इंटू एन था, यहाँ r अपॉन n है, मतलब वहाँ पे अगर हम देखें तो वो n से मल्टीप्लाई हो रहा है कि एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, एक रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस है वो n टाइम्स हो जाती है, तो वहाँ पे जो ओवरऑल r इक्विवेलेंट है क्या वो इंक्रीज होगा, क्योंकि किसी भी रेजिस्टेंस को अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, वो अगर उससे मल्टीप्लाई करूँ तो r इक्विवेलेंट क्या होगा, ज़्यादा आएगा। बट यहाँ मैं n से डिवाइड कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ को अगर आप डिवाइड करोगे, ठीक है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस से डिवाइड करूँगा तो वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लो हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितने हैं, मान लो 10 रेजिस्टेंसेस हैं, और एक जो R की वैल्यू है, रेजिस्टेंस ऑफ वन रेजिस्टेंस है, उन रेजिस्टेंस की वो कितनी है, 30 ओम है। तो अब मैं आंसर निकालना चाहूं तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा R बाई N, कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 30 ओम और N की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हमारे पास आंसर कितना है 3 ओम। अब आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 30 ओम का था, 10 रेजिस्टेंसेस को अगर मैंने पैरेलल में जोड़ दिया सेम रेजिस्टेंसेस को, तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 3 ओम हो गई, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि अगर आपको रेजिस्टेंसेस की वैल्यू, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कम चाहिए, कि हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है, तो आप कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ोगे। तो आप ध्यान रखना, जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस को डिक्रीज करने की बात की जाए, कम करने की बात की जाए, तो वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अगर इसी को मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ूं, ये क्या है पैरेलल, अगर इसी को मैं सीरीज में जोड़ता तो सीरीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, n इंटू आर, तो क्या बनता, n था कितना 10, कितने रेजिस्टेंस जोड़ने हैं 10 रेजिस्टेंसेस, कितनी ओम के 30 ओम के, तो आंसर क्या आता 300 ओम। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कितना है, एक रेजिस्टेंस की जो अपने पास वैल्यू वो 30 ओम है, कितने रेजिस्टेंस है 10, तो आंसर क्या होगा, इंक्रीज हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट एक चीज आप माइंड में रखना, R अपॉन N वाला फॉर्मूला लगाने की कंडीशन क्या है, ये जनरल केस नहीं है, स्पेशल क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही लगेगा। जब हमारे पास ये क्या हो, सभी रेजिस्टेंसेस इक्वल हो, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड आई होप कि आपको ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मे बी वीडियो थोड़ी लेंथी थी, बट कंसेप्ट्स भी उतने अच्छे से थे, ठीक है, उतना ज़्यादा डीपली पढ़ाया है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।